हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स आजकल मैं जो है ज़्यादातर लेके आ रही हूँ क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शंस है वो फटाफट से कंप्लीट कर ली जाए। ठीक है, जैसे एल्डोल है, क्लेजन है और जो है शिमिड है। इसके बाद जो है आपकी कुछ रिएक्शंस हम लोग ऑलरेडी कार्बिलएमीन वगैरह, रिमर्टीमन वगैरह कुछ रिएक्शंस जो है डिस्कस कर भी चुके हैं। तो मैं कोशिश करूँगी जो भी CSIR नेट के एग्ज़ाम में केमिकल साइंस में जितनी भी नेम रिएक्शंस जो हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि नेम रिएक्शन और रिएजेंट बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन है। ये बात आपको पता है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल आपके एग्ज़ाम में तीनों से क्वेश्चन आएंगे और तीनों का वेटेज जो है ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक दो इधर उधर हो जाए बट तीनों का वेटेज बिल्कुल इक्वल होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC से क्वेश्चन होंगे, GOC से कम होते हैं, एक दो क्वेश्चंस आपको GOC से मिल जाएंगे, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं नेम रिएक्शन से और रिएजेंट से। ठीक है, ये रिएजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग है या रेड्यूसिंग है, कौन से ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, कौन से को रेड्यूस करेगा। तो आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हर एक रिएजेंट का नेचर, ठीक है, हर एक रिएक्शन की टाइप की वहाँ पे SN2 होगी, SN1 होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्या होगा, और जितनी भी नेम रिएक्शंस है वो सारी पढ़नी होती है क्योंकि सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है। हम उनमें से ये नहीं कह सकते कि कौन सी इंपॉर्टेंट होगी कौन सी नहीं होगी, सारी की सारी नेम रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं कोशिश करूँगी सारी नेम रिएक्शंस की मैकेनिज्म, नॉट सिर्फ रिएक्शन की ये रिएक्शन होती है और ये प्रोडक्ट बन जाता है, उसकी मैकेनिज्म डिस्कस करूँ कि मैकेनिज्म क्या है और उस मैकेनिज्म में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं, क्योंकि कई बार एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं और उनमें से जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपसे पूछा जाता है कि मेजर कौन सा बनेगा। तो उस मेजर प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए कौन से फैक्टर्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करें, मैं कोशिश करूँगी इस चीज़ के लिए। तो आज का टॉपिक है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, नाम तो आपने इसका ऑब्वियसली सुना ही होगा, फेमस रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। नाम से ही पता लग रहा है कि एल्डोल मतलब एल्डिहाइड का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, एल्डिहाइड ऑल मतलब अल्कोहल का है। ठीक है, देखेंगे इसका नाम अभी की कहाँ से आया है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं और उससे भी पहले कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या है। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा कार्बोनिल ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करेंगे हम इसी की, कार्बोनिल ग्रुप। पहले देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से हैं। ठीक है, और उनमें से आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स की और कीटोन की, क्योंकि ये आपको पता है कि एल्डोल रिएक्शन जो है एल्डिहाइड और कीटोन ही देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी देखिए कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है। कार्बन आपको पता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर कार्बन के अराउंड सारी चीज़ें घूमती है। तो कार्बन 4 आपको पता है बॉन्ड बनाता है, उस 4 बॉन्ड में से अगर इसने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लिए, ठीक है, तो इसकी 2 वैलेंसी फ्री है, टोटल 4 बनाता है। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। डबल क्यों बनाया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको 2 ही बॉन्ड बनाने होते हैं ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए अपनी ऑक्टेट, इसलिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, जिसमें से डबल में से आपको पता है एक सिग्मा है और एक पाई है। ठीक है, और ये जो बाकी 2 वैलेंसी फ्री है कार्बन की, इस पे यहाँ पे कुछ भी ग्रुप अटैच हो सकता है। ठीक है, ये जो 2 फ्री वैलेंसी है इस पे कुछ भी ग्रुप अटैच हो सकता है। तो इतने से पोर्शन को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अभी तक ये जो इतना सा पोर्शन है इसकी दोनों वैलेंसीज फ्री है, अभी मैंने इसमें कुछ अटैच नहीं किया, ये आपको जहाँ पे भी दिखेगा इसको कहेंगे कार्बोनिल ग्रुप।
और इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक आपको कुछ चीज़ें सेम दिखेंगी, कुछ चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या अटैच हो जाता है, क्योंकि ये बात मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि कार्बन का नेचर डिपेंड करता है उसके हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर और उसके पड़ोस के एनवायरनमेंट के ऊपर। तो पड़ोस में इसके दो मकान इसके पड़ोस में खाली है और उनमें कौन आएगा इसके ऊपर भी इसका नेचर डिपेंड करेगा। तो अगर यहाँ पे एक में हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है, और दूसरे में आ जाए अल्काइल ग्रुप, तो हम इसको कहते हैं एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप के अगर एक साइड में हाइड्रोजन, ठीक है, एक वैलेंसी जो फ्री थी उस पे हाइड्रोजन हो और दूसरे पे अल्काइल ग्रुप हो, कुछ भी CH3 अगर आ जाएगा तो एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप होगा और यहाँ पे फिक्स है कि हाइड्रोजन ही होगी, तो ये होता है एल्डिहाइड। और इसका एक एक्सेप्शन भी है, फॉर्मल्डिहाइड, जिसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है। फॉर्मल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड फैमिली का ही मेंबर है, पर इसमें दोनों साइड हाइड्रोजन अटैच होती है, एक साइड में जो है अल्काइल ग्रुप नहीं होता। अब इसी कार्बोनिल ग्रुप में अगर दूसरी साइड भी अल्काइल ग्रुप आ जाए तब हम इसको कहेंगे कीटोन, ठीक है। अगर दोनों साइड अल्काइल ग्रुप आ जाए तो हम कहेंगे कीटोन। एग्जाम्पल जैसे कि एसीटोन, आपने सुना होगा, पेंट वगैरह की इंडस्ट्री में यूज होता है एसीटोन, ठीक है, नेल पेंट रिमूवर वगैरह में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो एसीटोन ये है जिसमें दोनों कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी पे क्या लगे हो, मिथाइल ग्रुप लगे हो, तो एसीटोन है। तो अगर अल्काइल ग्रुप लग जाए दोनों साइड तो हो जाता है आपका कीटोन। इसी के अलावा अगर आगे थोड़ा सा बढ़े, आज हम एल्डिहाइड और कीटोन की ही बात करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बोनिल ग्रुप इन दोनों में ही मिलता है। आपको पता है एसिड में भी मिलता है। अगर यहाँ पे OH लग जाए, यहाँ पे R लग जाए तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे OH की बजाय क्या लग जाए, NH2, तो एमाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर NH2 की जगह मैं Cl लगा दूँ तो क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो कार्बोनिल ग्रुप है ये तो फिक्स है कि ये CO ग्रुप तो कार्बोनिल ग्रुप है जहां भी प्रेजेंट है, पर इसकी जो बाकी दो वैलेंसी है उस पर क्या अटैच हो रहा है उसी के ऊपर जो है इसकी पूरी फैमिली, इसका जो है नाम कंपाउंड का है, कंपाउंड का टाइप डिसाइड होता है कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड क्लोराइड है, एमाइड है, ये सारी चीजें। अब आज हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो इस कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड है, तो इसका नेचर समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या नेचर होता है। यहाँ पे देखिए जो ये आपका कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आपका कार्बन कार्बन के बीच में भी होता है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि ये बॉन्ड वैसा, ये वाला जो बॉन्ड है इसके जैसा नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। ऑक्सीजन जो है कार्बन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे किसके, इस डबल बॉन्ड के, वो सेंटर में होंगे क्योंकि दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है। या थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे अगर साइड ग्रुप कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसका, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 क्यों कह रही हूँ, पाई बॉन्ड है इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ और इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये चीज क्लियर हुई। तो कार्बोनिल ग्रुप अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो जो है आपका कैसा है, नॉन पोलर है, और नॉन पोलर भी हाईली नॉन पोलर। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज का मतलब इट बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो मतलब अगर
कोई भी सामने से इलेक्ट्रॉन ऐसी स्पीसीज आ जाए, ऐसा रिएजेंट आ जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब न्यूक्लियोफाइल आ जाए, तो अब आपको समझना है अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है तो ये चीज़ आपको समझनी है। रिएक्शन मैकेनिज्म समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि समझ लो वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसमें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, तो इनकमिंग जो चीज़ आएगी वो कहाँ अटैक करेगी। तो अगर कोई पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है, जैसे H+ आता है, तो H+ जो है यहाँ पे पहुँचेगा क्योंकि उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास ज़्यादा है। और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, जैसे कि आपका Cl- आ जाए, ठीक है, OH- आ जाए, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे करेगा। तो आधी बात तो आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कोई सिंपल रिएक्शन दे दी जाए तो आप इजीली बता सकते हो सामने वाला कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो आप बता सकते हो कि कौन सा पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है अब जो है इसके अलावा हमको एक चीज़ और देखनी है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, क्योंकि उससे भी बहुत फर्क पड़ने वाला है। कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के 4 उसने बॉन्डिंग में यूज कर लिए, एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा, टोटल हुए आपके 3 सिग्मा। ठीक है, स्टेरिक नंबर कितना आया, 3 आया, स्टेरिक नंबर आया 3। 3 का मतलब एक S और 2 P, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे इस कार्बन का। और sp2 में आपको पता है स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्लेनर होती है। ठीक है, तो अगर कोई इनकमिंग जो है न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन भी। ठीक है, क्योंकि ये है आपका प्लेनर स्ट्रक्चर। तीनों के ये जो सारे एटम है, 1 2 और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, चारों के चारों एटम्स एक ही प्लेन में है, तो इनकमिंग यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है यहाँ पे। अब हम एक चीज़ और समझते हैं जो कि आज की रिएक्शन के लिए, जो हम एल्डोल रिएक्शन पढ़ेंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एल्डोल रिएक्शन में आपको पता है कि उसके लिए जो कंडीशन होती है वो होती है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस मस्ट है, चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो। आगे देखेंगे कि क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन क्या चीज़ होती है, एक बार और देख लेते हैं। जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, एक आपका है फॉर्मल्डिहाइड, पहला मेंबर एल्डिहाइड फैमिली का। दूसरा मेंबर आपका है एसिटल्डिहाइड CH3। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है पहले तो वो देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है। ठीक है, क्यों हम बार बार अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं इसके केस में। तो यहाँ पे जो है ये कार्बोनिल ग्रुप, इससे अटैच जो यहाँ पे एटम होगा, ठीक है, उसके पास जो हाइड्रोजन होगी उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये डायरेक्ट अटैच है, डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन नहीं, कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन और उसके साथ जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होती है। ठीक है, मतलब इसका पड़ोसी, यहाँ तो हाइड्रोजन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा नहीं है। यहाँ पे देखिए इधर अल्फा एटम नहीं है कोई भी, इधर अल्फा कार्बन नहीं है, इधर है ये वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ी हुई जो 3 हाइड्रोजन है ये है अल्फा H। ठीक है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो एल्डोल रिएक्शन के लिए पहली कंडीशन जो होती है वो यही होती है, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन का रोल क्या है यहाँ पे, वो एक बार समझ लेते हैं। कार्बोनिल ग्रुप, मैं एसिटल्डिहाइड लेके चल रही हूँ, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये है हमारा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। ठीक है, कौन से इफेक्ट के थ्रू, -I के थ्रू, ये आपको पता है, इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिमूविंग और डोनेटिंग 2 ही तरीके के ग्रुप होते हैं, पर वो कौन से इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ और डोनेट कर रहे हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे ये इससे -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसके ऊपर प्लस।
अब इस एटम से कोई इलेक्ट्रॉन छीन रहा है तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये किससे छीनेगा? अपने पड़ोसियों से। अब इसके पड़ोस में इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन से कोई क्या इलेक्ट्रॉन छीन लेगा? इधर क्या है? कार्बन है, कार्बन के पास इससे तो ज़्यादा ही है, 4 होते हैं, और यहाँ पे तो 8 है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के भी मिला लो। तो ये किससे छीनेगा? इस वाले से, ठीक है। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर की तरफ है, उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं इस तरीके से, इधर पूरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर की तरफ है। अगर ये इससे छीनेगा कार्बन से, तो ये कार्बन छीनेगा किससे? इस हाइड्रोजन से, इससे या इससे, किसी से भी। ये है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो हो गई एसिडिक। इस तरीके से जब कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनता है, और पॉसिबिलिटी होती है कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन के वहाँ से उसको भगा देगा, मतलब ये यहाँ से एज अ H+ निकल जाएगा, तो इसी हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। यूजुअली कार्बन ऐसा नहीं करता, ये बात आपको पता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं होता है। अगर इतना होता तो सारे अल्केन्स एसिडिक होते, पर ऐसा नहीं होता। पर कार्बन के पड़ोस में क्या है? यहाँ पे इसके पड़ोस में बहुत ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, तो इसका नेचर भी वैसा हो गया है। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, और यहाँ पे ये एज अ H+ निकल सकता है। तो इसी को हम कहते हैं, ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे कैसी है? एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोजन। तो अब आपको एक चीज समझ आई कि कार्बोनिल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कार्बन और उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन जो होगी, ठीक है, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा H। तो ये जो अल्फा H होती है कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो अल्फा हाइड्रोजन होगी, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दोनों साइड अल्फा होता है, इससे अगला आइटम होता है आपका बीटा। तो अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली एसिडिक होती है, ये निकल सकती है। एक टाइप की रिएक्शंस तो मैंने आपको बता दी कि न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ जाएगा, पर अगर कोई बेस आ जाए तो वो कहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? वो करेगा अल्फा से। अगर आपको कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया है, ठीक है, और कोई रिएक्शन उस पर लिख दिया बेस, तो अब इसमें आप क्या करोगे? बेस क्या करेगा? बेस करेगा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट। कहाँ से? कौन सा प्रोटॉन? ठीक है, कौन सा H+ निकल सकता है? तो कार्बोनिल ग्रुप, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा यहाँ से निकल सकता है, या फिर यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। तो बेस, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। ये है हमारा इधर हाइड्रोजन, बेस अगर कोई होगा, जैसे कोई हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम का, ठीक है, इस टाइप के कोई बेस है हाइड्रोक्साइड वाले, तो वो क्या करेगा? यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बेस का काम है प्रोटॉन निकालना। प्रोटॉन कौन सा? ठीक है, हाइड्रोजन निकालना। कौन सा हाइड्रोजन? जो एसिडिक है, एसिडिक ये वाला है। तो ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इसको देगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी डेल पॉजिटिव है, ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच चुका है, तो ये इधर जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ, ठीक है, और फिर ये जाएगा यहाँ पे माइनस आ गया, डबल बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट कर सकता है। तो जो कार्बन एनायन यहाँ पे बना है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, देख रहे हो, इसके ऊपर माइनस, पहले माइनस था कार्बन के ऊपर, अब डीलोकलाइज करके किसके ऊपर चला गया? इसके ऊपर। इसीलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक था। जहाँ पे रेजोनेंस फैक्टर लग जाए ना, वहाँ पे आपको पता है कि जो आपका एनायन कैटायन जो भी बना है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये काफ़ी स्टेबल है। वैसे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज स्टेबल नहीं होता, पर यहाँ इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये है ऑक्सीजन, तो ये कभी इधर जा रहा है माइनस, कभी इधर जा रहा है, इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। और इस स्पीसीज को जो बन के आई है इसको इनोलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है मैकेनिज्म। कार्बोनिल कार्बन के कार्बोनिल ग्रुप जो है उसका जो अल्फा H होता है, मतलब साइड वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, वो निकल सकता है। एसिड की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन होती है और बेस की भी, दोनों मैकेनिज्म अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से बनता है इनोलेट, ठीक है, ये जो बना आपका, ये दोनों ही, ये है इनोलेट,
और आज जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं एल्डोल रिएक्शन, वो पूरी इनोलेट की ही कहानी है। ठीक है, इनोलेट की स्टेबिलिटी आपने देखनी, इनोलेट क्या है, कैसे बनता है, ये देख लिया। अब बात करेंगे एल्डोल रिएक्शन की। ठीक है, इतना प्री वर्कआउट करने के बाद अब मेन बात आई है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। पूरा नाम ये है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, पूरा नाम ये। कहीं पे एल्डोल लिखा होगा, कहीं पे एल्डोल कंडेंसेशन लिखा होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी क्लियर हो जाएगा, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। एल्डोल, पहले वर्ड से चलते हैं। एल्डोल रिएक्शन क्या है? अगर मैं लिखूं एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, तो इसका ALD और इसका OL, ठीक है, यहां से बना है एल्डोल, एल्डिहाइड और अल्कोहल। एल्डोल का मतलब है एल्डिहाइड और अल्कोहल, ऐसी रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी हो, ठीक है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप भी हो, और आपका अल्कोहल ग्रुप भी हो, यानी कि OH हो, ठीक है, उसके अंदर C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप भी हो और OH भी हो। ऐसा प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर बनता है। तो बेसिकली ये रिएक्शन है क्या? बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, एक लाइन में आपको बता देती हूँ। इट इज बेसिकली अ रिएक्शन बिटवीन द टू कार्बोनिल कंपाउंड, या तो दोनों सेम हो, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब या तो दोनों एल्डिहाइड हो, या फिर एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो, या फिर दोनों कीटोन हो। तो दो कार्बोनिल कंपाउंड की आपस में रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट बेस, एक डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और उसमें जो प्रोडक्ट बन के आता है उस प्रोडक्ट में, एक ही प्रोडक्ट में, ठीक है, जैसे ये है, उसमें आपके दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनिल भी और OH भी, इसीलिए इसको कहा जाता है एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, अब कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन बेसिकली होता है, नॉर्मली कंडेंसेशन की डेफिनेशन होती है जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इस तरीके से ऐड हो कि वहां से कोई छोटा सा मॉलिक्यूल निकल जाए, वाटर, अमोनिया वगैरह, तो उस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो पहले एल्डोल देखेंगे, फिर एल्डोल का ये जो प्रोडक्ट बन के आता है, इसी में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और यहां से बनता है अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, या तो ये रिएक्शन यहीं पे रुक सकती है कि सिर्फ आपका एल्डोल बन जाए, एल्डोल से आगे भी रिएक्शन हो सकती है, तब उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, तो बेसिकली एल्डोल जो है आपका, जो एल्डोल रिएक्शन है वो रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, और कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन से? एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, दोनों हमने देख लिए, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, दोनों चीजें हमने देख ली है। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये मैंने आपको बता दिया, कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है जो यहाँ पे होगा, ठीक है, इस वाले कार्बन पे, या फिर क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। तो यहाँ पे अगर कोई लिविंग ग्रुप हो तो न्यूक्लियोफाइल उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, या फिर तीसरी रिएक्शन हो सकती है ड्यू टू दिस अल्फा हाइड्रोजन, जो हम आज पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब जो है आपका अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी मैंने आपको बता दिया, यही मैकेनिज्म मैंने आपको अभी बताई है कि बेस आएगा, बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को निकाल देगा, यहाँ से जो है आपका कार्बन आयन बनता है जो कि स्टेबलाइज है ड्यू टू दिस कार्बोनिल ग्रुप, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, ये मतलब माइनस चार्ज यहाँ से यहाँ तक डीलोकलाइज हो रहा है, इसको हम कहते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, इनोलेट आयन आपका एसिड की प्रेजेंस में भी बन सकता है, बेस की भी बन सकता है। कैसे? पहले देखिए, बेस की प्रेजेंस में तो बेस तो पहले प्रोटॉन निकालेगा, वही मैकेनिज्म है जो मैंने अभी बताई थी। एसिड की प्रेजेंस में पहले क्या होगा, प्रोटॉन दिया जाएगा, एसिड पहले प्रोटॉन देगा इसको। ठीक है, मैंने बताया ना, अगर H+ आएगा तो कहाँ जाएगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे पहुँचा, इसके पास H, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा आपका क्या, पॉजिटिव चार्ज। जब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो पहले वो रिमूव होगा, और उसके रिमूवल के लिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, ये यहाँ और ये यहाँ। मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो इनोलेट जो है एसिड और बेस दोनों की प्रेजेंस में बन सकते हैं। अब देखिए, ये है हमारी एल्डोल रिएक्शन। इन कार्बोनिल condensation reaction, the enolate or enol of one carbonyl compound react with the carbonyl group of another,
ठीक है। बेसिकली पहले अगर आपके पास 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं या 2 कीटोन के मॉलिक्यूल है और रिएक्शन में दे दिया आपको बेस, तो क्या होगा कि एक का इनोलेट बनेगा और वो फिर दूसरे के ऊपर अटैक कर देगा। ये हमारी है एल्डोल रिएक्शन। इसको पहले थोड़ा अपनी भाषा में समझ लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल लेके चलते हैं। पहले आपको 2 मॉलिक्यूल दे दिए, इसके ऊपर लिख दिया KOH, ठीक है, डाइल्यूट KOH इस तरीके से ऊपर लिखा होगा। ये क्या है? बेस। डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन दिया हुआ है तो क्या हो जाता है? कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन मतलब एक दूसरे के साथ ही वो रिएक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बनता जो है वो आपका एल्डोल बनेगा। कैसे बनेगा बस वो देखना है। तो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। पहले एक मॉलिक्यूल लिया हमने किसका? एसिटाल्डिहाइड का, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ले लिया। ये कार्बन है अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोजन है हमारी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बेस क्या करेगा? मैंने आपको अभी बताया, बेस ले जाएगा प्रोटॉन को, ठीक है। बेस जो है एसिडिक हाइड्रोजन को देखते ही निकाल लेता है। बेस का यही काम होता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे कौन सी है? ये वाली तो नहीं है। अगर ये निकालोगे तो माइनस चार्ज इस पे आएगा, ठीक है। माइनस इस पे स्टेबल नहीं है, ये आपको पता है। तो ये निकलेगा यहाँ से और ये जाएगा यहाँ। बनेगा क्या? कार्ब एनायन, जो हमने अभी बनाया था। इनोलेट बनेगा पहले बेसिकली, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ इसके ऊपर डीलोकलाइज करेगा। ये बन गया इनोलेट। अब ये जो इनोलेट बना है, जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है, उसके अंदर क्योंकि हमने ये काफ़ी 2 मॉलिक्यूल इसके लिए हैं, मतलब एक्सिस में ये लिया है, तो ये वाले मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो इनोलेट बना है ये है न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो ये है न्यूक्लियोफाइल। ये ढूंढेगा किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल ढूंढता है इलेक्ट्रॉन कहीं पे डोनेट करे ताकि वो स्टेबल हो सके, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज आ तो जाते हैं एटम के ऊपर पर ज़्यादा देर तक वो स्टेबल नहीं रहते हैं। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कौन मिलेगा इसको? दूसरा मॉलिक्यूल इसी का। मैंने बताया था यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव। तो ये वाला कार्बन जो है वो कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक। अभी आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो कहाँ पे करेगा? यहाँ पे करेगा। तो वो है न्यूक्लियोफाइल, वो करेगा अटैक यहाँ पे। और ऑक्सीजन की तरफ से नहीं करेगा, कार्बन की तरफ से करेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। फिक्स नहीं है कि चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही है, कभी ऑक्सीजन कभी कार्बन, रेजोनेंस हाइब्रिड इसीलिए बनाया जाता है। तो ये वापस यहाँ जाएगा और ये अटैक करेगा इसके ऊपर। और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, अगर ये जुड़ जाएगा तो 5वां बनेगा। तो एक पुराना बॉन्ड टूटेगा और वो बॉन्ड कौन सा टूटेगा? पाई, ठीक है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, पहले पाई टूटता है, पाई इजीली टूट जाता है। तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये बनेगा यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे आया O-, ठीक है। ये बना हमारा प्रोडक्ट और इसकी हो जाएगी हाइड्रोलाइसिस। इसका हो जाएगा क्या? हाइड्रोलाइसिस। O- का OH, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है तो वाटर को, डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड का मतलब वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर से प्रोटॉन लेके O- फट से OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो अब देखिए जो प्रोडक्ट बन के आया है इसके अंदर आपको कौन कौन से ग्रुप दिख रहे हैं? मुझे दिख रहा है एक कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा दिख रहा है OH ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप, OH ग्रुप। तो एल्डोल, इसका नाम है एल्डोल। यही है आपकी एल्डोल रिएक्शन। यहाँ तक है एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन कह लो इसको। अब इससे आगे क्या होता है, कई बार यहाँ पे इसी प्रोडक्ट का, जो ये आपका एल्डोल बन के आया है, इसी का क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है
और डिहाइड्रेशन होने के बाद यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उसकी मैकेनिज्म क्या है, ये बना हमारा एल्डोल, ठीक है, ये एल्डोल बन के आया था। अब देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगी, तो फिर से ये अल्फा जो है एसिडिक है और बेस तो अभी भी प्रेजेंट है क्योंकि बेस तो आप लेके चले थे रिएक्शन में। तो बेस क्या करेगा, दोबारा से इस जो है हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, O माइनस डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये वापस डीलोकलाइज करेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और यहाँ से OH माइनस निकल जाता है। तो ये जो अब बन के आया है फाइनल प्रोडक्ट जो है एल्डोल रिएक्शन का, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है, इस कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो इसको हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फा और बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अल्फा और बीटा पोजीशन पे। तो यहाँ पे जो है आपका इसी को बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप नहीं, सॉरी, कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाता है ऐसा कि क्या एल्डोल का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, डिहाइड्रेशन के बाद क्या बनता है, ये सारे क्वेश्चन कई बार आ सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म थी एल्डोल रिएक्शन की। अब फटाफट, ये तो हमने अपनी उसमें समझ लिया, अब फटाफट जो है पीपीटी के थ्रू इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताई है बिल्कुल वही है, स्टेप वाइज। यहाँ पे मैंने पीपीटी में ये ऐड कर दिया क्योंकि थोड़ा सा कलरफुल है, थोड़ा अच्छा अगर आपको नोट करना हो तो ये वाला बेस्ट है। तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है इनोलेट का फॉर्मेशन। बेस यहाँ से प्रोटॉन ले जाएगा, इनोलेट आयन बनेगा, ठीक है, इनोलेट एनायन बनेगा जो कि स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस के थ्रू, ओके। और यहाँ से जो है आपका ये इनोलेट आयन अब क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या करेगा, एडिशन ऑफ द इनोलेट आयन। सेकंड स्टेप, ये इनोलेट आयन अटैक करेगा दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे। दो मॉलिक्यूल लेके चले थे आप, एक से बन गया इनोलेट, तो दूसरे पे ये अटैक करेगा। अटैक करने के बाद बना एल्कोक्साइड आयन। जब ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे माइनस है, इसको कहते हैं हम पूरा एल्कोक्साइड आयन। ये एल्कोक्साइड आयन प्रोटोन कर लेगा, ठीक है, जो वाटर प्रेजेंट है रिएक्शन मीडियम में उससे ये प्रोटॉन ले लेगा और एल्डोल प्रोडक्ट आपका फाइनल बन जाएगा। ये है एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये एल्डोल प्रोडक्ट फर्दर रिएक्शन कर सकता है। फर्दर रिएक्शन क्या कर सकता है, इसका हो सकता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि बेस यहाँ से फिर से प्रोटॉन निकाल ले, फिर से डबल बॉन्ड आए, और ये डबल बॉन्ड जब जो है ये चार्ज जो है जब डीलोकलाइज करे यहाँ से, तो OH माइनस यहाँ से क्या कर सकता है, बाहर निकल जाता है। तो ये बना हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे। इसी तरीके से आप जो है इस वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म भी क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब आपको कोई भी रिएक्शन दे दी जाए, एक बार आपने मैकेनिज्म समझ ली है तो आप किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म इस टाइप की निकाल सकते हो। तो जो आपका एल्डोल रिएक्शन होती है वो दो तरीके की होती है, सेल्फ और जो है आपका क्रॉस। अगर दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन है तो सेल्फ एल्डोल रिएक्शन इसको बोलेंगे, ये वाली होगी सेल्फ, ठीक है। क्रॉस के लिए आपका दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होने चाहिए, जैसे एक ये है, इसके साथ दूसरा दे दिया आपको कीटोन, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड और ये कीटोन। ज़्यादातर जो है, क्योंकि आपको पता है कीटोन जो है कम रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनके पास एल्काइल ग्रुप कम है।
ठीक है। तो कीटोन में दूसरा बल्कीनेस भी बढ़ जाती है क्योंकि दोनों तरफ बड़े बड़े ग्रुप अटैच है, तो कीटोन की सेल्फ रिएक्शन कम होती है, एल्डिहाइड की सेल्फ रिएक्शन ज़्यादा होती है। तो एल्डोल रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है, सेल्फ या फिर क्रॉस। दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन या फिर दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड्स ही हो सकते हैं। तो ये हुई हमारी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। इनकी आप मैकेनिज्म ट्राई कर सकते हो। अब क्रॉस में आपको ये देखना होता है कि किस में से इनोलेट बनेगा और किस में जो है एडिशन होगा इनोलेट का। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसके ऊपर जो है क्या होगा, अटैक होगा। मतलब बहुत सारी कंडीशंस होती है इसके लिए, पर जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसके ऊपर अटैक होता है इनोलेट का। अब जो क्रॉस रिएक्शंस होती है, सेल्फ में तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बट जो क्रॉस होती है उसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक इथेनॉल है, एक प्रोपेनॉल है, तो 4 प्रोडक्ट बने हैं। या तो दोनों इसी के सेल्फ भी हो सकती है इसमें, तो ये बन के आएगा, इसकी सेल्फ होगी तो ये बनेगा, इन दोनों की आपस में होगी तो ये बनेगा। तो 4 तरीके के प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं। अब जैसे कुछ रिएक्शन सेल्फ वाली ऐसी होती है जिसमें वैसे तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी से कहाँ से प्रोटॉन निकले, पर कभी कभी आपको ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक के पास अल्फा एच होगा और दूसरे के पास अल्फा एच नहीं होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो इनोलेट बनेगा। जब इनोलेट ही नहीं बनेगा तो एल्डोल रिएक्शन कहाँ से होगी। तो देखिए कुछ रिएक्शन आप सीधे सीधे बता सकते हो, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं, ना एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनॉल के बीच में रिएक्शन है। बेंजल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इससे तो इनोलेट बन ही नहीं सकता। तो इनोलेट किससे बनेगा, इससे बनेगा। इससे इनोलेट बनेगा कहाँ से, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकल के यहाँ जाए ऐसे, ये बनेगा आपका इनोलेट, और ये इनोलेट जो है अटैक करेगा किसके ऊपर, फिर बेंजल्डिहाइड के ऊपर। तो अगर एक ही के पास अल्फा एच है ही नहीं तो आपके लिए बहुत सिंपल है, और ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे वहाँ पे बताना इतना आसान नहीं होता। तो बेंजल्डिहाइड है दूसरा आपका ये वाला, इसमें अल्फा एच नहीं है, ये यहाँ पे कोई कार्बन नहीं, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से इनोलेट बनेगा जो कि अटैक करेगा इसके ऊपर। इनकी मैकेनिज्म आप ज़रूर से ट्राई करें ताकि आपको मैकेनिज्म आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए। दूसरी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के और इसके बीच में 2 मिथाइल प्रोपेनॉल के। अब फॉर्मेल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहीं से निकलेगा और यहीं से बनेगा इनोलेट। इसी टाइप की सेम रिएक्शन साइनाइड्स भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि साइनाइड के अल्फा एच साइनाइड के पास भी एसिडिक होता है, तो यहाँ से निकलेगा एच, ये यहाँ डिलोकलाइज करेगा और सी के ऊपर -4 यहाँ बता देती हूँ। तो इस टाइप की रिएक्शंस ये भी देते हैं। ये होता है, ये अल्फा एच एसिडिक है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ। ठीक है, ये वापस डिलोकलाइज करके अटैक करेगा इसके ऊपर। तो सेम टाइप की रिएक्शंस जो है साइनाइड में भी हो सकती है। अब कई बार जो है आपको प्रोडक्ट जो है साइक्लिक भी बना मिलेगा, कई बार जो होगी रिएक्शन वो हो जाएगी। वैसे तो ये रिएक्शन आपने जो अब तक पढ़ी है वो कैसी है, इंटरमॉलिक्यूलर है, मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में, पर इंट्रा भी हो सकती है। एक ही मॉलिक्यूल में अगर एक से ज़्यादा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी हो सकती है, और वहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। ज़्यादातर 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो है कीटोन है, ठीक है, और ये वाला क्या है आपका एल्डिहाइड है। तो यहाँ से जो है इसमें यहाँ से आपका इनोलेट बनेगा जो अटैक करेगा इसके ऊपर, क्योंकि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से इनोलेट बन के इसके ऊपर अटैक करेगा और ये जो है आपका प्रोडक्ट बनेगा जो कि साइक्लिक होगा। तो इस तरीके की रिएक्शन ट्राई करें, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब कई बार आपसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लिया जाता है, मतलब आपको प्रोडक्ट दे देगा और रिएक्टेंट पूछ लेगा, जिसको हम रेट्रो बोलते हैं, रेट्रो रिएक्शन। तो रेट्रो रिएक्शन एल्डोल की कैसे करनी है ये हमारा एल्डोल है, तो बेस जो है यहाँ से प्रोटॉन निकाल दो, ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो कार्बन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ये यहाँ पे। ओके, तो एक तो आपको ये मिल गया, दूसरा ब्रेक होने के बाद ये मिला,
और इसको जब आप हाइड्रोलाइज कर दोगे वापस से तो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इनिशियल जो है आप रिएक्टेंट भी निकाल सकते हो रेट्रो रिएक्शन के थ्रू। तो एल्डोल रिएक्शन ये थी जो हमने देख ली, इसके क्वेश्चन और उसकी मैकेनिज्म को ज़रूर से प्रैक्टिस करें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।